हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है 12th वालों के लिए फिजिक्स। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। इसमें हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम बिना समय की देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाले अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वैद्युत वाहक बल, जिसे हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या गया है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, ये जो आपका वैद्युत वाहक बल है, इसे आप कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई कितना है, 12 वोल्ट। कितना है, 12 वोल्ट है। और आपको क्या दिया गया है, आंतरिक रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, वो आपको दिया गया है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अधिकतम धारा अर्थात आई मैक्स आपको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई मैक्स। तो देखिए, जो हमारा धारा का सूत्र होता है, देखिए मैं यहाँ पे सूत्र लिखने चल रहा हूं वैद्युत धारा का। आई बराबर ई अर्थात वैद्युत वाहक बल अपान में आंतरिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, यदि हमारा आर जो है वह महत्तम होगा तो आई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। कैसे, अगर हमारा हर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए तो छोटे को बड़े से भाग देंगे तो बड़ा ही संख्या तो आएगा। अगर यही बड़ा हो जाएगा, ऊपर छोटा संख्या रहेगा, तो इसका जो मान है वो क्या पता पॉइंट में ही आ जाए। तो आई मैक्स कहाँ होगा, आई मिनिमम कहलाएगा तब। तो आई मैक्स ज्ञात करने के लिए आपको आर को मिनिमम करना पड़ेगा, अर्थात आर बराबर 0 रखिए। तो धारा महत्तम होगी यदि, यहां पे लिखेंगे धारा महत्तम होगी यदि क्या हो, आर बराबर 0 हो। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि धारा महत्तम होगी यदि आर बराबर क्या हो, 0 हो। तो अब चलिए क्या आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू ई के स्थान पे क्या रखेंगे, 12 वोल्ट। स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 0.4। फिर प्लस लिखेंगे, आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा। तो 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आई मैक्स का वैल्यू निकलेगा वह हो जाएगा 30। क्योंकि यह क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए स्मॉल एम बी से व्यक्त करेंगे। तो आई मैक्स कितना निकल गया बच्चों, 30 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज थे सा, यह कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि 2017 में यूपी बोर्ड वालों के लिए आया था बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए आपसे क्या कर रहा है कि संलग्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें आपको धारा का वैल्यू बताना है। सबसे पहले देखिए 2 एम्पियर का धारा यहाँ से आ रहा है बिंदु पी तक, फिर बिंदु पी से 1 एम्पियर का धारा इधर जा रहा है और 2 एम्पियर का धारा बिंदु पी पे आ रहा है। फिर टोटल धारा I1 को जो माना गया है वह क्यू बिंदु पर पहुंचता है। फिर क्यू बिंदु से 1 एम्पियर की धारा इस तरफ जा रही है और उसके बाद जो धारा बची I2 वह बिंदु आर तक पहुंच रही है। फिर बिंदु आर से 1.2 एम्पियर की धारा इस दिशा में और 1 एम्पियर की धारा यहाँ से बिंदु आर तक, और यहाँ से धारा टोटल स्मॉल आई की आपको गणना करनी है। तो देखिए, आपने किरचॉफ के नियम में संधि का नियम पढ़ा होगा। जो किरचॉफ के नियम पे संधि का नियम है कि किसी भी संधि पर आने वाली जो धाराओं का योग होता है वह उस संधि से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे 2 एम्पियर की धारा बिंदु पी पर आ रही है, अब यहाँ भी देखिए 2 एम्पियर की धारा बिंदु पी पे आ रही है, तो यहाँ पे जो 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर होगा वह इज इक्वल टू यहाँ से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होगा।
तो यहाँ से 1 एम्पीयर की धारा इधर जा रही है और इस बिंदु से I1 इधर जा रहा है, तो जो 2 + 2 होगा वह 1 + I1 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे पहली संधि P के लिए, पहली संधि जो हमारी P है उसके लिए हम करेंगे, पहली संधि P के लिए जो हमारा सिग्मा I होगा वह क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे सिग्मा I क्या है बताइए, 0, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 2 है, 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, तो 2 + 2 बराबर 1 + I1। कैसे हो गया, क्योंकि देखिए बिंदु P पर यदि इसको आप संधि मान लें तो 2 एम्पीयर की धारा इस दिशा से आ रही है, 2 एम्पीयर की धारा इस दिशा से, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर, अब इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल की इक्वल रख देंगे। तो यहां से हमारा जो I1 का वैल्यू निकलेगा, I1 का वैल्यू, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 से ये 1 कैंस मतलब सब्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि क्या है धारा है, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। तो I1 ने आप निकाल लिया, कितना आ गया 3 एम्पियर। अब इसी प्रकार निकालेंगे I2। अब देखिए बिंदु Q के लिए I1 धारा आ रही है, जबकि 1 एम्पीयर की धारा यहां से जा रही है और I2 यहां से जा रही है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + I2 हो जाएगा। तो दूसरी संधि Q के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संधि Q के लिए, इसको आप लिख लीजिएगा दूसरी संधि Q के लिए, तो जो आपका I1 होगा, तो I1 का वैल्यू तो 3 है ना, तो 3 प्लस, अब 3 प्लस हो गया, तो यहां से 1 एम्पीयर की धारा जा रही है और यहां से अभी I2 जा रहा है, तो यहां पे रखेंगे 1 + I2, क्या हो गया 1 + I2। यहां पे इज इक्वल टू है, ये आपस में ये प्लस का नहीं है, 3 इज इक्वल टू 1 + I2। तो यहां से यदि हम I2 का वैल्यू निकालें तो 3 - 1 अर्थात 2 एम्पीयर आ जाएगा, 2 एम्पीयर। अब देखिए यहां तक ने आपने सॉल्व कर लिया कि I2 का वैल्यू कितना है 2 एम्पीयर। अब देखिए I2 बिंदु R तक जा रही है और 1 एम्पीयर भी बिंदु R पे जाकर के मिल रही है। जब I2 + 1 एम्पीयर रखेंगे तो इसके इक्वल जो आएगा वह क्या होगा 1.2 एम्पीयर + I एम्पीयर। तो अब लिखेंगे तीसरी संधि R के लिए, यहां पे आप लिखिएगा तीसरी संधि R के लिए, यहां पे जो 1 + 2, क्योंकि I2 तो 2 आया है और 1 भी इधर जा रहा है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू ये 1.2 और प्लस का ये I, क्योंकि किरचॉफ के नियम से जो हमारा संधि का नियम है वह क्या कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो देखिए यहाँ पे I2 आ रहा था, 1 भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने 1 + I2 के स्थान पे 2 एम्पीयर रखा है, इज इक्वल टू किया। अब इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल की इसको बराबर कर दिया। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 1.2 सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे जो I1 का वैल्यू निकलेगा वह क्या आ जाएगा 1.8, और मात्रक क्या होता है धारा का एम्पियर। तो यहाँ पे जो संलग्न चित्र में धारा I था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया 1.8 एम्पियर। तो यदि आपको यहाँ पे संधि का नियम अच्छे से आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा बह रही है, तो यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 पर मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अनुगमन वेग। दिया क्या गया है, सबसे पहले उसको नोट कर लिए कि यहाँ पे दिया है धारा I बराबर 6.4 एम्पियर। उसके बाद क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
यदि 8 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या है 24, यदि यहाँ पे जो इसका मात्रक हो पर मीटर होता है तो इसको हम कैपिटल AN से इज इक्वल टू करते हैं। अगर यही हमारा पर मीटर क्यूब होता तो इसको हम स्मॉल n से ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सूत्र में देखिए पर मीटर है तो इसको हम कैपिटल AN बराबर लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर 24, यहाँ पे लिखेंगे प्रति मीटर। यहाँ पे यदि पर मीटर है तो यहाँ पे AN लिखेंगे, अगर यहाँ पे पर मीटर क्यूब होता तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा जाता है स्मॉल n। अब आपको निकालना क्या है अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग जो होता है वह क्या होता है VD, अनुगमन वेग को V स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। तो अब चल रहे हैं यहाँ पे फार्मूला लिखने अनुगमन वेग का। तो यहाँ पे देखिए जो अनुगमन वेग क्या होता है फार्मूला, अनुगमन वेग, जो हमारा अनुगमन वेग VD का फार्मूला होता है वह क्या है J अपॉन में NE। अब देखिए J यहाँ पे क्या है धारा घनत्व है, इसको आपको पता होना चाहिए कि J यहाँ पे क्या है धारा घनत्व है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब देखिए जो धारा घनत्व का फार्मूला होता है वह क्या है J बराबर होता है I अपॉन में A और इसके अपॉन में क्या है NE। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I अपॉन A तो अपॉन में चलाया जाएगा और NE पहले से है तो AN इंटू में E। तो आपका अनुगमन वेग VD का फार्मूला बन गया I अपॉन में ANE। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुगमन वेग VD बराबर I का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6.4 अपॉन में AN का वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 की पावर 24 इंटू में स्मॉल e, और स्मॉल e का वैल्यू आप जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि स्मॉल e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिए इसको आप कट कर देंगे, यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट को यदि आप हटा दें तो 16 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। अब 4 का 2 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो अंश में क्या बचा 1 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे VD इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर 24 से 10 की पावर -19 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 को हल करेंगे तो 0.5 आ गया। अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 10 की पावर -5 हो गया। जब दशमलव बाएं से दाएं की तरफ जाएगी तो 10 की पावर -1 ऐड हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 5.0 इंटू 10 की पावर -5 था, एक -1 और आ गया तो 10 की पावर -6। और चूंकि यह क्या है अनुगमन वेग है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो आपका अनुगमन वेग VD का वैल्यू निकला है वह क्या है 5.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। बस आपको यही कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा कि यदि पर मीटर है तो इसको हम कैपिटल AN से व्यक्त करेंगे, यदि यहाँ पे पर मीटर क्यूब होता तो उसको हम स्मॉल n से व्यक्त करते। आइए हम पर मीटर क्यूब वाले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब है। तो अब इसको हम स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। तो तार में इलेक्ट्रॉनों को अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, देखिए अपवाह वेग अनुगमन वेग दोनों एक ही है VD, वह कितना दिए गए हैं 1.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पे तार में धारा घनत्व की गणना करती है जो कि होता है कैपिटल J। तो आपको यहाँ पे कैपिटल J का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने आपको बताया कि इसको आप स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है
स्मॉल यन बराबर 2 इंटू 10⁻28 पर अर्थात प्रति मीटर क्यूब। मैंने आपसे बताया यदि पर मीटर होता तो उसको कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, लेकिन पर मीटर क्यूब है तो उसको हम स्मॉल यन से व्यक्त करेंगे। और आपको क्या दिया गया है, अनुगमन वेग दिया है, तो अनुगमन वेग को vd से व्यक्त करते हैं, कितना है 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर से तो काम बनेगा नहीं, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻2 ही आ जाएगा और मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और आपको यहाँ पे क्या निकालना क्या है, जे का वैल्यू बताना है, क्योंकि धारा घनत्व तो जे ही होता है। अब यहाँ पे हम धारा घनत्व का सूत्र लिखेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व यहाँ पे जो जे होता है वह आई अपॉन में ए होता है। धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए, मैंने अभी ऊपर भी इसको लिखाया था। अब देखिए यहाँ पे जो धारा आई होता है वह क्या है, एन ई ए वी डी के इक्वल होता है, अपॉन में कैपिटल ए है। यहाँ पे जो धारा आई का फार्मूला होता है वह क्या है, एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, ये वी डी है, वी डी इसके नीचे है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा धारा घनत्व जे का, एन ई वी डी। आपको एन भी पता है, ई भी पता है और वी डी भी पता है, तो जे आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप जे इज इक्वल टू निकालें तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻24 इंटू में स्मॉल ई का मैंने आपको वैल्यू बता दिया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और वीडी अर्थात अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग आप कह सकते हैं, आपको दिया है 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। चलिए इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जे का। तो धारा घनत्व जे बराबर, देखिए 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 32, लेकिन इसमें पॉइंट लगा है तो 3.2 आ जाएगा, इंटू में अब देखिए 10⁻24 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 10⁻⁻2, तो सबसे पहले -19 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, फिर 24 से 21 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 की पावर कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया था, ये 28 था क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए इसकी पावर 28 है, मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया है, देखिए मैंने यहाँ पे 28 लिखा है, तो इसको भी आप 28 बना लीजिए, मैंने गलती से 24 लिख दिया, उससे गलती तो नहीं होगी तो क्वेश्चन में उसको बना लेते हैं कि उसको भी। तो यहाँ पे क्या है 28 है, तो 28 से माइनस का 21 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 7 आ जाएगा। और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया सूत्र में आई अपॉन है, आई क्या है धारा है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, अपॉन में कैपिटल ए था तो कैपिटल ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का जो यहाँ पे मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो जे बराबर क्या आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर 7 एम्पियर पर मीटर क्यूब। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.6 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, और आपको वैद्युत धारा आई का वैल्यू दिया गया है 3.6 एम्पियर। आपको निकालना क्या है धारा घनत्व, तो मैंने बताया धारा घनत्व को जे से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जे क्या है धारा घनत्व, इसको आप लिख लीजिए धारा घनत्व
यहाँ पे जो जे आपको निकालना है। तो धारा घनत्व जे का फार्मूला मैंने आपको बताया। तार में जो धारा घनत्व होगा, तार में धारा घनत्व, तार में धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन में ए। आई क्या है? धारा है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जो जे इक्वल टू होगा, आई का वैल्यू क्या है? 3.6 अपॉन में ए का वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा। तो जे बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁷। धारा घनत्व का क्या होता है मात्रक? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों? 3.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मुझे तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। ये बोर्ड एग्जाम बल्कि 2019 में आया भी है। क्या है? धातु के किसी तार की लंबाई, माना ये कोई धातु है, मैंने ये पेन लिया, माना कि यह क्या है? एक धातु है। तो किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए जैसे ये मेरे कोई क्या है? एक धातु है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। अनुप्रस्थ काट का ये क्या होगा? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये देख लीजिए, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये क्या है? तार की संपूर्ण लंबाई है। तो जब मैं इसकी लंबाई को दोनों तरफ से खींचकर इसको दोगुना कर दूंगा तो बताइए कि जो इसका अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल होगा ये कितना हो जाएगा? जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा और हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो आप इसको समझ लीजिए कि यदि माना ये कोई क्या है? एक धातु का टुकड़ा है, अगर इसकी लंबाई स्मॉल एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, तो यदि हम इसकी लंबाई को तान करके दोगुना कर देंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि जब पहले इतना मोटा है जब इसको हम तानेंगे तो और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यदि पहले ए रहा होगा तो बाद में a/2 हो जाएगा, और यदि लंबाई पहले एल रही होगी तो लंबाई 2l हो जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि माना धातु के तार की जो लंबाई है वह क्या है? पहले l थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले भी a था और रेजिस्टेंस r है। तब फार्मूला r बराबर क्या होता है? रो l अपॉन a। जहां रो क्या है? इसको आप लिख लीजिए कि रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पे रो आपका क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए जो नया रेजिस्टेंस प्राप्त होगा इसको आप कॉन्सेप्ट के अनुसार समझिए। मैंने इसको r डैश ले लिया। विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहेगा। जब मैं इसकी लंबाई को 2l कर दूंगा, क्या कर दूंगा? 2l। जब मैं किसी धातु के टुकड़े की लंबाई को 2l कर दूंगा तो उसका जो पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a था वह अब क्या हो जाएगा? कैपिटल A'/2। पहले लंबाई l थी तो बाद में 2l डैश हो गया, अपान में क्या होगा? A'/2। तो देखिए क्या हो गया? 2 ऊपर जाएगा तो रो 2 2 जा 4 इंटू में l अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे जो रो l अपॉन a है वह क्या है? r है। तो यहाँ पे जो r डैश निकलेगा वह 4 इंटू में क्या हो जाएगा? r। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या बना कि यदि हम किसी धातु के टुकड़े की लंबाई को दोगुना कर दें तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा r डैश वह पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्या दिया गया है? देखिए एक तार का रेजिस्टेंस, माना कि आपको R इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं? 8 ओम।
इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो तार का नया रेजिस्टेंस जो हमारा आर डैश होगा वह क्या होगा। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि यहाँ पे जो आर डैश होता है 4 इंटू आर के बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 इंटू में 8 और निकाल देंगे इसका आंसर आर डैश इज इक्वल टू 32। क्या हो जाएगा, 32 ओम हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप बताएंगे कि आर डैश बराबर 4 इंटू में आर होता है, तो 4 इंटू में 8 रखेंगे, इसका जो वैल्यू दिया गया है तो आर डैश इज इक्वल टू 32, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ओम। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई धातु का टुकड़ा ले लिया, माना कि एक पेन है, इसको मैंने धातु का एक टुकड़ा बना लिया, इसकी पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के इस कोने तक क्या है, स्मॉल एल है, और इसकी ये जो चौड़ाई है इसको मैंने इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए ले लिया। तो यदि हम इसकी लंबाई को दोनों तरफ से तान करके इसकी लंबाई को दोगुना कर दें, 2l कर दें, तो जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले कैपिटल ए था, अब थोड़ा हल्का सा छोटा होकर के a/2 हो जाएगा। तो बस मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है। तो उसके बाद वाला जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वह पहले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू में आर हो जाएगा, और यहाँ पे आर का वैल्यू 8 ओम दिया गया था, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 ओम। तो आशा करता हूँ बच्चों यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।